हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास में हम अध्ययन करें पाठ सेकंड सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से। और आज हमारी तीसरे लेसन मृदा विज्ञान सोयल साइंस से आज 12वीं वे अंतिम क्लास है। और आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम रिव्यू क्वेश्चन। मृदा विज्ञान या सोयल साइंस से पिछले एग्जामों में जिसमें जेड, ICR, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, WO विभिन्न भर्तियों में मृदा विज्ञान से पिछले एग्जामों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज हम हल करेंगे। तो आज की हमारी क्लास क्या है, तो एग्जाम रिव्यू क्वेश्चन। चलिए आज की हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। मृदा विज्ञान को हमने कुल 11 पार्टों में थ्योरी का पार्ट क्लियर किया है और आज हमारा 12वीं क्लास है जिसमें हम एग्ज़ाम रिव्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज की एग्ज़ाम रिव्यू मृदा विज्ञान से पहला क्वेश्चन है, ये मृदा प्रदन रोकथाम की एक सस्य जनित उपाय नहीं है। इसमें से कौन सी मृदा प्रदन रोकथाम की एक सस्य जनित उपाय नहीं है, तो वो है समुच्चय मेड़बंदी। पलवार समुच्चय कृषि और भूपरिष्करण क्या है, सस्य उपाय है, लेकिन समुच्चय मेड़बंदी सस्य उपाय नहीं है, ये यंत्रों के द्वारा होता है। दूसरा है क्षारीय मृदा का सुधार निम्न में से किसके प्रयोग से किया जाता है, तो वो किया जाता है जिप्सम से। क्षारीय मृदा का सुधार निम्न में से किसके प्रयोग से किया जाता है, तो वो जिप्सम के प्रयोग से। खाद उर्वरकों, भूपरिष्करण क्रियाओं तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरता कहलाती है। खाद उर्वरकों, भूपरिष्करण क्रियाओं तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरता कहलाती है, तो वो कहलाती है उपार्जित उर्वरता, क्योंकि ये मानव द्वारा कृत्रिम रूप से की जाती है, इसलिए इसे उपार्जित उर्वरता कहते हैं। लवणीय क्षारीय मृदाएं की क्रम से pH, विद्युत चालकता व विनिमय सोडियम प्रतिशतता होती है। तो लवणीय क्षारीय मृदाओं की pH होती है 8.5 से अधिक और विद्युत चालकता होती है 4 मेहोज प्रति मीटर से अधिक और ESP होती है 15% से अधिक। pH 8.5 से अधिक और विद्युत चालकता होती है 4 मेहोज प्रति मीटर से अधिक और ESP होती है 15% से अधिक। अगली निम्न में से कौन सा 2:1 प्रकार का क्ले मिनरल नहीं है। निम्न में से कौन सा 2:1 प्रकार का क्ले मिनरल नहीं है, तो कायलोनाइट नहीं है। कौन कौन से 2:1, तो है मोंटमोरिलोनाइट, स्पेक्टाइड और इलाइट। कौन सा नहीं है, तो कायलोनाइट नहीं है। निम्न में से किस किस्म की मृदा में बड़े पोर स्पेस पाए जाते हैं, तो बलुई मृदा में, क्योंकि बलुई मृदा कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इस बीच उनके पोर स्पेस भी क्या होता है, पोर स्पेस बोले तो रंध्रावकाश भी बलुई मृदा में ज़्यादा होता है। बलुई दोमट मृदा में निम्न में से किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। बलुई दोमट मृदा में निम्न में से किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, तो वो होती है बालू मृदा की। बलुई मृदा में किस मृदा तो बलुई दोमट मृदा में निम्न में से किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, तो वो होती है बालू मृदा में। बलुई दोमट मृदा में किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, तो बालू की लगभग 75 से 90% होती है। निम्न में से सबसे अवक्षय प्रतिरोधी मिनरल है, तो वो है क्वार्ट्ज। निम्न में से सबसे अवक्षय प्रतिरोधी मिनरल है, तो वो कौन सा है, तो वो है क्वार्ट्ज। मृदा में फील्ड कैपेसिटी पर नमी नापी जाती है, तो सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद या 2 से 3 दिन बाद। तो निम्न में से सबसे अवक्षय प्रतिरोधी मिनरल है, तो वो है क्वार्ट्ज। निम्न में से फील्ड कैपेसिटी पर नमी नापी जाती है, तो सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद। निम्न में से कौन सा मृदा ऑर्डर या मृदागण भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वह है इंसेप्टिसोल। कौन सा पाया जाता है, तो इंसेप्टिसोल लगभग 39.50% या 39.50%। लवणीय मृदाओं की होती है, तो लवणीय मृदा में विद्युत चालकता होती है 4 महोज प्रति सेंटीमीटर से अधिक। pH होती है 8.5 से अधिक और ESP होती है 15 से अधिक। तो विद्युत चालकता कितनी होती है, 4 से अधिक और pH 8.5 से अधिक और ESP 15 से अधिक।
राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा अपरदन मुख्य समस्या है? तो शुष्क क्षेत्रों में क्या होती है? वायु अपरदन। फसल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो वो है दोमट। राजस्थान की मृदा की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो वो है रेगिस्तानी। राजस्थान की मृदा सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो रेगिस्तानी। चिकोरी किस फसल से संबंधित है? तो वो है बरसीम से। चिकोरी किस संबंध है? तो बरसीम। चिकोरी बरसीम, चिकोरी बरसीम। किस मृदा की pH 8.5 से अधिक, विद्युत चालकता 4.0 डेसिमल प्रति मीटर तथा ESP 15 से अधिक वाली मृदा होती है? तो ये होती है लवणीय मृदा। हमने पहले भी 11वां क्वेश्चन देखा था, ये जेड 2013 में आया है और ये 2011 में आया, सेम रिपीट क्वेश्चन है। स्थानांतरित बालू के टिब्बे राजस्थान के किस हिस्से में उत्पादन में रुकावट बनते हैं? तो पश्चिमी, क्योंकि बालू के स्टेप किस में होते हैं? तो जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, इस वाले पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में। अम्लीय मृदाओं में क्या डालकर सुधारा जा सकता है? तो चूना व रॉक फास्फेट। तो हमारे ऑप्शन में है चूना। तो अम्लीय मृदाओं के सुधार में क्या होता है? चूना। निम्न में से किस राज्य में वायु द्वारा शरण सबसे कम होता है? तो वो होता है हिमाचल प्रदेश में। निम्न में से किस राज्य में वायु द्वारा शरण सबसे कम होता है? तो वो है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा क्रांतिक अवस्था से ज़्यादा होती है तो फसल पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ता है, ये कहलाती है, तो ये कहलाती है लवणीय मृदा। मृदा घुलनशील लवणों की मात्रा क्रांतिक अवस्था से ज़्यादा होती है तो फसल पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ता है, तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है लवणीय मृदा, ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा किस प्रकार की होती है? तो राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा किस प्रकार की है? तो वो है एंटीसोल, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः एंटीसोल मृदा। लगभग राजस्थान के सभी पश्चिमी जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो एंटीसोल मृदा पाई जाती है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जलीय अपरदन का प्रतिपादन नहीं करती है? तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जलीय अपरदन का प्रतिरूप नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जलीय अपरदन का प्रतिरूप नहीं है? क्या है? नहीं है, इसमें नहीं है, पेन नहीं चला, नहीं है, तो इसका ऑप्शन है उछलन। पृष्ठ अपरदन, गलीय अपरदन और रील अपरदन क्या है? पृष्ठ अपरदन, गलीय अपरदन और रील अपरदन क्या है? जलीय अपरदन का प्रतिरूप है, लेकिन उछलन प्रतिरूप नहीं, ये वायु अपरदन का प्रतिरूप है। राजस्थान में लवणीय सारी भूमि का लगभग क्षेत्रफल है। राजस्थान में लवणीय सारी भूमि का लगभग क्षेत्र कितना है? तो 7.0 लाख हेक्टर, 7.0 लाख हेक्टर। निम्न में से जल अपरदन से संबंधित है? निम्न में से जल अपरदन से संबंधित है तो ये बूंद अपरदन। बूंद अपरदन क्या है? जल अपरदन से संबंधित है। सारी भूमि को सुधारने हेतु सबसे उपयुक्त हरी खाद की है? तो सारी भूमि को सुधारने हेतु सबसे उपयुक्त हरी खाद की फसल है तो वह है सासबेनिया एकुलेटा, सासबेनिया एकुलेटा, सासबेनिया एकुलेटा। एक मृदा का स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम, कण घनत्व 2.65 ग्राम, तो रंध्र अवकाश होगा तो वो होगा कितना होगा? रंध्र अवकाश होगा 43.4%। तो एक मृदा का स्थूल घनत्व अगर 1.5 ग्राम है, कण घनत्व 2.65 ग्राम है, तो रंध्र अवकाश 43.4% होगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में वायुक्षरण रोकने के लिए उपयुक्त घास है तो वो है सेवन घास, क्योंकि मरुस्थल में सबसे ज़्यादा कौन सी घास होती है? तो वो सेवन घास होती है, जो गोडाउन की प्रजनन स्थली मानी जाती है। लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? तो निस्पंदन विधि द्वारा। मृत्तिका कणों का व्यास होता है, तो इसका मृत्तिका या कले का व्यास कितना होता है? 0.002 mm से कम, 0.02 mm से क्या होता है? कम। अवनलिका या गलित चरण की बढ़ती अवस्था है तो ये है रील चरण। रील चरण में क्या होता है?
वर्षा से नालियाँ क्या बनती है, छोटी छोटी बनती है, और अवनालिका से क्या बनती है, बड़ी बड़ी। तो अवनालिका शरण की बढ़ती अवस्था कौन सी है, तो वह है रील शरण। क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए मृदा सुधारक उपयोग करते हैं, तो जिप्सम। अम्लीय मृदाओं सुधार के लिए चुना व रॉक फास्फेट, और क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए जिप्सम। खड़ी फसल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रति भूमि की तुलना में लगभग कितनी होती है, तो लगभग 10 गुना अधिक होती है। खड़ी फसल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रति भूमि की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक पाई जाती है। जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा होती है, जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा होती है तो 20 से 20% क्या होती है, अधिक। जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा कितनी होती है, तो 20% से अधिक होती है। मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या का सही क्रम है। मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या का सही क्रम है। ये इसमें क्या पूछा है, संख्या का पूछा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के 2018 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, ये भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा। और 2000 एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2015, ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2015, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2015, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2015 में सोयल साइंस देख लो, आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन आए इस टॉपिक से। तो अब देखते हैं हम मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या का सही क्रम। तो सबसे अधिक होता है बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, फफूंद और अन्य। बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज और फफूंद, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, फफूंद, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज और फफूंद। परीक्षण के लिए मृदा नमूने में मृदा कणों का आकार होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 2 mm से कम। परीक्षण के लिए मृदा नमूने में मृदा कणों का आकार होना चाहिए, तो वो होना 2 mm से कम। मृदा में कैसिकी जल किस वायुदाब पर होता है, तो 0.33 से 31 एटमोस्फेयर, 0.33 से 31 एटमोस्फेयर। राजस्थान का कितना क्षेत्रफल क्षारीय एवं लवणीय मृदा से ग्रसित है, तो वह 10.6 लाख हेक्टर। राजस्थान में कितना क्षारीय एवं लवणीय मृदा से ग्रसित है, तो वह 10.6 लाख हेक्टर। अम्लीय भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अम्लीय भूमि सुधार में तो चूना और रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 1 चूना। अब बात करते हैं भूमि उपयोग क्षमता वर्गीकरण के अंतर भूमि को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, तो 8 श्रेणियों। हमारी क्लास में एक भी क्वेश्चन अभी तक बाहर नहीं आया है। निम्न में से कौन सा त्वरित मृदा क्षरण या अपरदन वायुजनित नहीं है, तो अवनालिका वायुजनित नहीं है, क्या है, ये जल अपरदन की श्रेणी में आता है, अवनालिका अपरदन। पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशतता होती है, तो ये होती है 0.1%। पश्चिम राजस्थान की मृदाओं में ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है, तो 0.1%। बीकानेर संभाग की मृदाओं में उपलब्ध नत्रजन की मात्रा होती है, तो बीकानेर संभाग की मृदाओं में उपलब्ध नत्रजन की मात्रा होती है, तो ये होती है 65 किलो प्रति हेक्टर, 65 किलो प्रति हेक्टर। बंजर भूमि के संवर्धन, संरक्षण तथा उसमें वनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब की गई, तो ये की गई 1985 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वापस हमारे अब की बार एग्जाम में छप सकता है। बंजर भूमि के संवर्धन, संरक्षण तथा उसमें वनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन कब बना, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई। कब हुई, 1985 में। ऑल इंडिया सॉइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, ऑल इंडिया सॉइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, तो वो है नई दिल्ली में। ऑल इंडिया सॉइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, वो है नई दिल्ली में। अम्लीय भूमि बनने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है, तो अधिक वर्षा। अम्लीय भूमि बनने का ये अम्लीय वर्षा। भारत में कौन सी मृदा के अंतर्गत ज़्यादा क्षेत्रफल है,
तो वो बी है एलुवियल। भारत की कौन सी मृदा के अंतर्गत ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो है एलुवियल। पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी का नमी की उपलब्धता की ऊपरी सीमा क्या होती है? तो होती है फील्ड क्षमता। पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी की उपलब्धता की ऊपरी सीमा क्या होती है? तो होती है वो फील्ड क्षमता। पैतृक पदार्थों का मृदा निर्माण में योगदान है। पैतृक पदार्थों में मृदा निर्माण का योगदान है। तो ये निष्क्रिय भूमिका। कैसी भूमिका है? तो निष्क्रिय भूमिका है। मानचित्र पर भूमि क्षमता या लैंड कैपेसिटी श्रेणी 1 से 8 का रंग क्रम से है। तो गहरा और बैंगनी। मानचित्र पर भूमि क्षमता या लैंड कैपेसिटी श्रेणी 1 और 8 पर रंग क्रम से। तो 1 पर कौन सा है? तो 1 पर तो है गहरा और 8 पर है बैंगनी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? क्या है? सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन वर्टिसोल अधिक लवणों से विकसित होती है। वर्टिसोल अधिक लवणों से विकसित नहीं होती है। ये नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे लैंड यूज प्लानिंग का मुख्यालय कहाँ है? तो वह नागपुर में। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे व लैंड यूज प्लानिंग का मुख्यालय। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे व लैंड यूज प्लानिंग का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नागपुर में। और हमने एक देखा था ऑल इंडिया सोइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली में। तो और नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नागपुर में। सबसे छोटा भाग जिसको मृदा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है वह कहलाता है। तो वह कहलाता है पेडोन। सबसे छोटा भाग जिसको मृदा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? पेडोन। निम्न में से कौन सी एक वृत्त मृदा समूह क्षेत्रीय मृदागण के अंतर्गत आती है? निम्न में से कौन सी एक वृत्त मृदा समूह क्षेत्रीय मृदागण के अंतर्गत आती है? तो वो है लेटेराइट मृदाएं। कौन सी एक वृत्त मृदा समूह क्षेत्रीय मृदागण में आती है? तो वो है लेटेराइट मृदा। अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी ISSS इंटरनेशनल सोइल साइंस सोसाइटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कणाकार महीन बालू की श्रेणी में आता है? तो वो आता है 0.02 से 0.02 mm। तो महीन बालू का कणों का व्यास कितना होता है? तो 0.2 से 0.02। निम्न कथनों में से कौन सा कथन मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं के संदर्भ में गलत है? तो वो है पौधजलीकरण मृदा निर्माण की प्राथमिक प्रक्रिया है। तो सही कौन कौन सा है? तो इम्यूफिकेशन कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन तथा नवीन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण का संयुक्त प्रक्रम है। तो इम्यूफिकेशन कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन तथा नवीन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण का संयुक्त प्रक्रम है। जीवमंडल मृदा निर्माण का एक सक्रिय कारक है। जीवमंडल क्या है? मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है। पैतृक पदार्थ निष्क्रिय पदार्थ निर्माण कारक है। जीवमंडल सक्रिय और पैतृक पदार्थ क्या है? निष्क्रिय मृदा निर्माण कारक है। और पौधजलीकरण मृदा निर्माण की प्राथमिक प्रक्रिया है। तो ये गलत है, प्राथमिक प्रक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरचना श्रेणी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरचना श्रेणी नहीं है? तो वह है शेड या बालू। सैंडी या ब्लू है। सैंडी लोमी दोमट है और लोमी सैंड हल्की दोमट है, लेकिन शेड या बालू नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शस्त्र नहीं है? तो ए है, ई है, बी है और ओ है। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ओ शस्त्र नहीं है। वायु से 0.1 से 0.5 mm के मध्य व्यास के मृदा कणों के सरण को कहा जाता है तो साल्टेशन या उछलन। वायु से 0.1 से 0.5 mm के मध्य व्यास के मृदा कणों के सरण को क्या कहा जाता है? तो साल्टेशन या उछलन कहा जाता है। अगला है जड़ क्षेत्र में संग्रहित जल की मात्रा व भूखंड में दिए गए के मध्य अनुपात को कहा जाता है।
तो कहा जाता है जल अनुप्रयोग दक्षता। क्या कहा जाता है? तो जल अनुप्रयोग दक्षता। जल क्षेत्र में संग्रहित जल की मात्रा व भूखंड में दिए गए जल के मध्य अनुपात को क्या कहते हैं? तो कहते हैं जल अनुप्रयोग दक्षता। जल क्षेत्र में संग्रहित जल की मात्रा व भूखंड में दिए गए जल के मध्य अनुपात को क्या कहा जाता है? तो वो कहते हैं जल अनुप्रयोग दक्षता। सिल्ट या गाद मृदा कणों का आकार होता है तो होता है 0.02 mm से 0.002 mm के मध्य। 0.02 mm से 0.002 mm के मध्य किसका होता है? तो सिल्ट या गाद का। लवण मृदा का pH होता है 8.5। सोडी मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है तो कैल्शियम मिलाकर। सोडी मृदा को कैल्शियम मिलाकर क्या बनाया जा सकता है? उपजाऊ बनाया जा सकता है। मृदा की आंतरिक संतुलित पोषण प्रदान करने की क्षमता को कहते हैं तो वो कहते हैं मृदा उर्वरकता। मृदा की आंतरिक संतुलित पोषण प्रदान करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो मृदा उर्वरकता कहते हैं। किस मृदा की अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है? तो किस मृदा की अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है? तो चिकनी मृदा की। किस मृदा की? चिकनी मृदा की। सिंचाई के पानी का लवणीय होने पर हम फसल की खेती करना चाहेंगे तो जो। सिंचाई के पानी का लवणीय होने पर हम किसकी सिंचाई करेंगे? तो जौ की फसल की। लवणीय मृदाओं को सुधारने तो निम्न में से कौन सा उपाय काम में लिया जाता है? तो वह निष्कालन। मृदा के रंध्रावकाश का प्रतिशत कितना होगा यदि एक स्थूल घनत्व 1.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर व कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है? तो वो है 47। निम्न में से कौन सी मृदा में सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है? तो होती है मृत्तिका या क्ले की। निम्न में से कौन सा मिट्टी बनने के कारक है जिसे ऊंचाई और ढलान मिट्टी के संचय को निर्धारित करते हैं? तो वह है रिलीफ। निम्न में से कौन सा मिट्टी बनने का कारक है जिसमें ऊंचाई और ढलान मिट्टी के संचय को निर्धारित करते हैं? तो वह कौन सी है? तो वह रिलीफ। क्रैकिंग किस प्रकार की मिट्टी की सामान्य विशेषता है? तो क्रैकिंग है काली मृदा की, क्योंकि काली मिट्टी में क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा तरीका है जो ज़्यादा ढलान में मिट्टी के कटाव को कम करता है? तो वो है टेरेस कल्टीवेशन। निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा तरीका है जो ज़्यादा ढलान में मिट्टी के कटाव को कम करता है? तो वो है टेरेस कल्टीवेशन। पादप एवं जंतु अवशेषों तथा जैव पदार्थों के अपघटन क्रिया द्वारा नए यौगिकों के संश्लेषण के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। पादप एवं जंतु अवशेषों तथा जैव पदार्थों की अपघटन क्रिया द्वारा नए यौगिकों के संश्लेषण प्रक्रम को कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। सिल्ट का कणाकार होता है तो सिल्ट का कणाकार कितना होता है? 0.02 से 0.002 mm। पीएच की धारणा की खोज किसने की? तो सोरेनसन ने। अगला है क्षारीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक होती है? तो क्षारीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो वो होती है मोलिब्डेनम की। एमओ की किस्म होती है तो क्षारीय मृदा। अम्लीय मृदा में किस पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक होती है? तो होती है लोहा की। लवण सहिष्णु लेग्यूम है तो लवण सहिष्णु लेग्यूम कौन सा है? तो वह ढैंचा। मृदा में जल की नीचे की ओर गति को कहते हैं? तो कहते हैं परकोलेशन। मृदा में जल के नीचे की ओर गति को क्या कहते हैं? तो परकोलेशन। किस प्रकार के मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स या परिवेश नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता है? तो किस प्रकार के मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स परिवेश नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता है? तो वह परत अपरदन। एक मृदा जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है एवं कण घनत्व 2.65 प्रति घन सेंटीमीटर, इसका रंध्रावकाश की प्रतिष्ठा होगी तो वो होगी, इनमें सभी तुझे पसंद क्या है? डिलीट है।
तो एक मृदा कण जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है एवं कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इसका रंध्रावकाश की प्रतिशतता क्या होगी? तो इसकी होगी 43.4%। कितनी होगी? तो 43.4%। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली ISSS के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट कणों का व्यास होता है तो 0.02 से 0.002। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद